हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास हम आज हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर पूरे एक लेक्चर में ही खत्म कर देंगे। आज का जो लेक्चर है वो एक वन शॉट है जिसमें हम पूरा चैप्टर, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 आपकी एनसीईआरटी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पर मैंने पूरी केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स बिल्कुल सीक्वेंस से पूरा सिलेबस करवाया है। प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग से 9th और 10th की बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। और इम्पॉर्टेंट बात, अब सिलेबस खत्म हो गया है, अब हम हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज निकालेंगे, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम एमसीक्यू और असर्शन रीजन, बच्चों का मैसेज आया कि मैम असर्शन रीजन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो अब इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट असर्शन रीजन और एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं ही तुम्हें करवाऊंगी। बस तुम्हें इस चैनल से जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है और कमेंट करना है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन किसमें डाउट है उस वही करवा दूंगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट, क्योंकि हमारा वन शॉट होने वाला है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं भाई, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, हमें पता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब सोचने वाली बात है कि हमें फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है। पहली बात दिमाग में आती है चैप्टर नाम ऐसा क्यों है। हमें पता है कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन तो मैम बहुत बढ़ रही है, करोड़ों में है, हम 140 करोड़ चाइना को भी पार कर गए हैं। तो भाई सबको खाने के लिए खाना भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो हमारे पास, हमें अपना हेल्थ बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए हमें फूड चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले फूड की जो अमाउंट है वो बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसकी पैदा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो सब में बटेगा नहीं, सबको पूरा ही नहीं आएगा, भुखमरी आ जाएगी हमारे देश में। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर द हेल्थ, ग्रोथ एंड सबको खाना चाहिए। और फूड हम क्यों चाहिए? क्योंकि फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, फैट देता है, विटामिन देता है, मिनरल देता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स जैसे कैटल फार्मिंग, बी फार्मिंग और ये हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब भी हम करेंगे जिनसे हम प्रोडक्शन ले पाते हैं, जिनसे हम अच्छी फूड प्रोडक्शन ले पाते हैं। हम उसके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनको बढ़ाएं, कैसे उगाएं, कैसे उनकी मतलब प्रोटेक्शन करें, उनको इंसेक्ट्स वगैरह से उनको स्टोर कैसे करें, प्रॉपर पूरा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ इस चैप्टर में आज के लेक्चर में वन शॉट में खत्म कर देंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इस लेक्चर के बाहर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इंडिया हैज हाई पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, मैं पहले बात बता चुकी हूँ, इतनी तो हमारे पास है और अभी भी बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन रुक नहीं रही है। सो टू फीड दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि फूड प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्शन कम है, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग वन मोर लैंड बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। हेंस अब हमारे पास जमीनें तो ज्यादा हो नहीं सकती, धरती तो जितनी इंडिया के हिस्से में आ गई है वही रहेगी, लैंड को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जितनी जमीन हमारे पास है, जितना लैंड हमारे पास है, उसमें हम अच्छे से उगा कर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन को एफिशिएंट करना बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक के लिए। चलिए जी, तो इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति, मतलब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन आई, हमने हाइब्रिड सीड्स यूज करे, मिक्स्ड वैरायटी के सीड्स यूज करे और एकदम से प्रोडक्शन हमारी क्या है, एकदम से बढ़ गई। ऐसे मान लो कि जो 1 किल्ला है उसमें अगर पहले थोड़े हो रहे थे जो सीड्स वगैरह हैं या जो भी प्रोडक्शन है, अब वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। लैंड उतनी ही थी लेकिन उसमें प्रोडक्शन बढ़ गई। So green revolution is a program in the country to increase the food production by using modern technology को यूज करके, प्रॉपर इरिगेशन यूज करके, सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करके हमने अच्छे अच्छे सीड उगाकर अच्छी अच्छी प्रोडक्शन कर ली। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है? मिल्क प्रोडक्शन से, क्योंकि वो भी तो फूड है।
दूध भी तो चाहिए, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने को कहते हैं वाइट रिवोल्यूशन। तुमसे पूछा जा सकता है ग्रीन रिवोल्यूशन किससे कनेक्टेड है, फूड प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे कनेक्टेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दिस इज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसने इंडिया को मतलब सेल्फ रिलायंट बना दिया था दूध के मामले में। चलिए जी, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, मैंने पहले ही बता दिया, हमें क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है। हमें सबसे पहले बेसिक बात पता होना चाहिए कि मैम क्रॉप होती क्या है या क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। तो क्रॉप तो तुम्हें पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक ही फार्म में जब एक टाइप का क्रॉप लगाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मतलब एक टाइप की फसल जब बहुत बड़े एरिया में लगाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप मतलब प्रोडक्शन कहते हैं। अब उसके टाइप्स क्या है, कैसी कैसी क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स कर सकते हैं। सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये ठीक है। तो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, बार्ली कहते हैं इसको इंग्लिश में। दिस प्रोवाइडर्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स गिविंग क्रॉप्स है उनको हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। दूसरा बीजों वाली, जैसे हमें पता है एप्पल हो गया, चेरी हो गया, ये ईडेबल सीड्स जो है, जैसे कि हमारे पास पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स है, नट्स है, आलमंड्स है, ये है वो है, तो ये सारे क्या देते हैं, हमें फैट्स देते हैं। तो सीड हम ले सकते हैं पौधों से, हम उनसे सीरियल्स क्रॉप ले सकते हैं। पल्सेस दालें ले सकते हैं, इनको लेग्यूम्स कहते हैं, जैसे मटर हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, लेंसिस हरी दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये दाल हो गई, वो दाल हो गई, ये हमें क्या देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। उसके बाद वेजिटेबल, मसाले, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, फल वगैरह हम इनसे ले सकते हैं जो हमें विटामिन एंड मिनरल्स दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मेरे बच्चा क्रॉप कौन कौन सी उगाई जा सकती है और उनसे हमें क्या मिलता है। वेजिटेबल्स लाइक पालक हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, कैरेट एटसेट्रा हो गई। स्पाइसेस में हमें पता है काली मिर्च, ये मिर्च, वो मिर्च, फोडर क्रॉप्स, ओट्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं, स्पाइसेस में आते हैं। अब पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, भाई तुम्हारी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अंदर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी अभी करा के आए, साथ के साथ क्वेश्चन करा दिया। सीरियल्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रिच एनर्जी सोर्स है। पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है और कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी मिलता है। इसी सा चैप्टर मेरे बच्चा 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं। क्रॉप का सीजन, अब बताओ, ये एसएसटी में भी पढ़ते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर क्रॉप का अपना अलग एक मौसम है उगने का, लगने का। जैसे कि 2 टाइप की क्रॉप मेन होता है सीजन के अकॉर्डिंग, एक खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ सीजन भी कह देते हैं इसको, रबी सीजन भी कह सकते हैं, बट तुम इसको खरीफ क्रॉप्स कहो, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब जो खरीफ क्रॉप्स, आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, जो खरीफ क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में लगती है। रेन कब शुरू हो जाती है, जून जुलाई में शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक, और अक्टूबर मिड तक मान लो, ठीक है। जैसे कि ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पी, राइस, पैडी और ये सोयाबीन वगैरह कब होता है, खरीफ सीजन में होता है। मतलब जो गर्मियों का सीजन है, रेनी सीजन है, उसमें धान लगते हैं, राइस लगते हैं। रबी है, रब करते हैं, इसका से याद रखो, हम सर्दियों में हाथ को रब करते हैं, सर्दियों में हाथ को रब करते हैं। तो रबी मतलब रब करना, रब कब करते हैं, सर्दियों में। तो ये क्या है, एक विंटर क्रॉप है और सर्दियों में क्या होते हैं, गेहूं होते हैं, ग्राम होते हैं, पीज होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, लिनसीड होते हैं, एक्सेट्रा। आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, उसका सीजन भी याद रखना है और उसका कब से कब तक भी याद रखना है। नवंबर टू अप्रैल तक होता है, मतलब मिड अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल तक। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि बस 5 नवंबर को शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन आगे पीछे चल जाता है। अप्रोचेस विच एनहेंस, अब हम भाई क्रॉप यील्ड को, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 3 मेजर बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली कि क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करेंगे, मतलब जो सीड यूज कर रहे हैं उसको अच्छा क्वालिटी का यूज करेंगे। दूसरा, प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे, उसमें मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, उसमें पानी अच्छे से देंगे, उसकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको ध्यान में रखेंगे। डिटेल में अभी पढ़ाएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है उसको पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाएंगे और उसकी स्टोरेज प्रॉपरली करेंगे। तो पहला बीज देखेंगे, फिर उसको उगाते टाइम क्या क्या चाहिए उसको पढ़ेंगे और फिर उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले से। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में फैक्टर्स विच बाय विच वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने पहले ही कह दिया, सीड।
क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने का मतलब इस टाइप का सीड, उस टाइप का सीड, इसका मतलब क्या है, गुड एंड हेल्दी सीड आपको यूज करना है। पहली कंडीशन ये है। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में चीजें चाहिए तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको एनकेपी क्लासेस से पढ़ना है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या, आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। तीसरा रूल क्या है, आपको लर्निंग अच्छे से करनी है। और चौथा क्या है, आपको रिवीजन करके वहां पर लिखना भी अच्छे से। टीचर भले कितना ही अच्छा पढ़ा ले मेरे बच्चे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर आप उसकी आउटपुट अच्छे से नहीं दे रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छे से अच्छा टीचर भी आपको टॉप नहीं करा सकता अगर आप करना नहीं चाहते हो तो। अदरवाइज यहाँ पर आपको सब कुछ, इस चैनल पर आपको सब कुछ दिया जा रहा है, बल्कि एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं करवाऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस करना, मतलब दो, मानो इसका हमें ये पसंद है, इसका हमें ये पसंद है, तो दोनों क्रॉप्स को मिला, दोनों क्रॉप्स की सीड्स को हाइब्रिड कर लेंगे और उन दोनों क्वालिटीज को मिलाकर एक नई क्रॉप प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स। इस क्रॉप का मानो हमें ये पसंद है, इस क्रॉप का मानो हमें ये पसंद है, तो दोनों की क्वालिटीज को हम क्या है, हाइब्रिडाइज करके एक नया पौधा ले लेंगे जिसमें दोनों की क्वालिटीज होंगी। बेसिक सी बात है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अच्छे सीड को बनाने के लिए, सीड अच्छा होगा तभी तो पौधा अच्छा होगा, तभी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। चलिए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ पोसेस्ड बाय इम्प्रूव्ड सीड। अगर सीड इम्प्रूव्ड होगा, ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा सीड गुड क्वालिटी का होगा तो क्या क्या फायदे होंगे, आपको 5 फायदे लिखने हैं। एक तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी, हायर यील्ड, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी अगर सीड अच्छा हुआ तो। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तीसरा, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड हुआ तो जब वो उगेगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो पौधा खराब नहीं होगा, वो पौधा खराब नहीं होगा। मतलब वो जो भी खतरे हैं, बायोटिक हो चाहे एबायोटिक, जो भी नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं, मानो हाई टेम्परेचर नुकसान पहुंचा सकता था, ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता था, या हवा नुकसान पहुंचा सकती थी, अच्छा सीड अच्छा पौधा मजबूत पौधा बनाता है और वो इन फैक्टर्स से खराब नहीं होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोफैक्टर। जनरली क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन बायोटिक एबायोटिक की वजह से कम हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास इंप्रूव्ड सीड है तो वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। तो फिर क्या होगा, वो इन फैक्टर्स को रेजिस्ट कर देगा, मतलब रोक देगा और अच्छी प्रोडक्शन हमें देगा। नॉर्मल जो क्रॉप है वो इन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, लेकिन जैसे वही वाली बात है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो और बच्चे अटक जाएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं अटकेंगे, क्योंकि मैं उनको एमसीक्यू भी करा रही हूँ, असर्शन रीजन भी करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ, थ्योरी भी बता रही हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी बता रही हूँ। मतलब वो सबको तोड़कर रेजिस्ट कर टॉप कर जाएंगे। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब पूरे तरीके से वो अडेप्ट कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा उसको कर लेगा। तो वैसे ही जो अच्छा बीज है वो भी किस भी तरह की सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, वो अपने आप को ढाल लेगा और हाई प्रोडक्शन देगा। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, जैसी जैसी हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, फूला होना चाहिए, ज्यादा सीड देना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो क्वालिटीज हमें चाहिए होंगी वो सारी की सारी अच्छा सीड होगा तो ही होगी। तो क्रॉप्स विच कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक, लाइक हाइट प्रॉपर हो, ब्रांचिंग प्रॉपर हो, पत्ते अच्छे हो, सेट्स द हाई प्रोडक्शन, ये सब बातें डिपेंड करती है एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए। तो ये 2 नंबर में आ सकता है कि अगर सीड अच्छा हुआ तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिर से क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप। अब तुम्हें पता है बायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग होते हैं, जैसे कि रोडेंट्स हो गए, पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। अबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग हो गए, जैसे कि कोई टेम्परेचर बढ़ कम जाए, बारिश कम ज्यादा हो जाए, मॉइस्चर का कम ज्यादा हो जाए। तो अगर ये सब फैक्टर्स हो गए कम ज्यादा या जैसे भी, तो नॉर्मल क्रॉप जो है उसका वेट लॉस हो जाएगा, मतलब दाने कम उतरेंगे। पुअर जर्मिनेशन, मतलब अच्छे से सीड उगेगा नहीं,
डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी नहीं आएगी, मतलब गंदे सीड्स आएंगे, डीकलराइजेशन, सीड्स जो है पीले पड़ जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे, पुअर मार्केटिंग प्राइस, हमें मार्केट में प्राइस नहीं मिलेगा, और इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब उस पर कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। समझ गए? अगर कोई बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन को, तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, वो दाना अच्छा नहीं होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं होगी, खाने लायक भी नहीं होगा, जर्मिनेट भी नहीं करेगा, कलर भी फीका पड़ जाएगा, मतलब वो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। दूसरा क्या है? डिजायरेबल एग्रो नॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, हमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए? तो पहली, हमें टॉलनेस, ऐसे थोड़ी हम चाहते हैं पौधा जो हमारा लंबा ही हो जाए, कटे ही ना बाद में, तो टॉलनेस उसकी सही होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, ज्यादा ऐसे फैला फैला भी नहीं होना चाहिए। आर डिजायर्ड फोडर क्रॉप के लिए, फोडर क्रॉप की हम टॉलनेस थोड़ी चाहते हैं, फोडर क्रॉप होते चारे वाली, और चाहते हैं वो मतलब ऐसा भी ठीक हो। दूसरा, डार्कनेस इज डिजायर्ड, मैंने पहले ही बता दिया, डार्कनेस होता है बोनापन, हम चाहते हैं जो फोडर क्रॉप है, जो चारे वाली क्रॉप है, वो हाइट में कम हो, क्योंकि उसको काट के भैंसों को डालना होता है, गायों को या भैंसों को, जिसको भी चारा डालना है, तो उसकी कटिंग प्रॉपरली हो, ऐसे बहुत लंबे लंबे हो गए तो उसकी कटिंग ही नहीं होगी ना अच्छे से। डार्कनेस होता है छोटापन। डिजायर्ड इन द सीरियल क्रॉप, जो भी है, राइस है, ठीक है, जो भी हमारे पास सीरियल क्रॉप्स बताई थी आपको, वीट है, बाजरा है, ये ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए, so that less nutrients are consumed by these crops, so वो क्रॉप्स खुद न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम ना करे, मतलब लंबाई को मेंटेन करने के लिए खुद न्यूट्रिएंट्स ना ले, वो दाने को दे, स्टोरेज करे और फिर हमें दे। हम प्रोडक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं मेरे बच्चों। अगला चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में। अब तक हमने क्या पढ़ा? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दोबारा बता रही हूँ, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ी, उसके फायदे पढ़े। अब हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जब हमने उगा लिया तो अब उसको कैसे करें इंप्रूव, उगने के बाद पानी कैसे दें, उसमें मिनरल कैसे डालें, उसको पैटर्न क्या रखें, और बाद में हम पढ़ेंगे उसको बचाएं कैसे। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, मतलब इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिसेस फार्मर यूज टू गिव हाई स्टैंडर्ड, मतलब ये सारे काम हैं जो किसान करेगा खेत में ताकि उसको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन मिले, मतलब वो खाद डालेगा, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह डालेगा, पानी ढंग से देगा और ढंग से उनको लगाएगा, ऐसे नहीं उबड़ खाबड़ कुछ भी लगा दिया, एक पैटर्न होता है लगाने का क्रॉप्स को। तो चलिए पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 नंबर का सवाल आएगा भाई, यहाँ से 2 नंबर का सवाल आएगा। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, हमें भी बाहर से मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स, सम एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो द प्लांट जिनको रिक्वायर चाहिए, प्लांट जिस चीज की रिक्वायरमेंट रखते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उनको प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब प्लांट्स में 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेरे बच्चा, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसका एनसीईआरटी में अगला सवाल ही है, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेज करने के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए, मतलब प्लांट को बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कहाँ से आते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो आप लिखोगे हवा से, पानी से, मिट्टी से, हवा से, पानी से, मिट्टी से। हवा से कौन कौन से मिलते हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से कौन कौन से मिलते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉइल से कौन से मिलते हैं? 2 टाइप के, या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो उसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मतलब प्लांट को जो ज्यादा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो मतलब जो थोड़ा थोड़ा चाहिए, स्मॉल, मतलब ना के बराबर ही चाहिए, मतलब नहीं भी मिलेगा तो भी प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो नहीं मिला तो वो मर जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन कौन सा कहाँ से मिलता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलता है एयर से, हाइड्रोजन मिलता है वाटर उससे, और अदर न्यूट्रिएंट्स इसमें भी कुछ बहुत लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स को एयर से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लांट्स को वाटर से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लांट्स को सॉइल से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैंने पहले ही बता दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए,
और जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, लार्ज में चाहिए तो उनको लार्ज वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 6 हैं, याद रखने हैं 6 नाम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 नाम पूछे जा सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। हाउ डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, वो हवा से, पानी से और मिट्टी से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। मिट्टी से वो मेजर लेते हैं, कौन कौन से अभी बताए थे, मैक्रो और माइक्रो। हवा से वो 2 लेते हैं, पानी से भी वो 2 ही लेते हैं, मिट्टी से ज्यादा लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगला चलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, टू इंक्रीज द यील्ड सॉइल कैन बी एनरिच्ड, हमें पता है हमें पौधे को अच्छे से उगाने के लिए उसमें बाहर से कुछ खाद या फर्टिलाइजर्स डालने होंगे। तो मैन्योर क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो इट सप्लाइज, जो न्यूट्रिएंट्स उतने स्पेसिफिक नहीं होते इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट मिट्टी की टेक्सचर वगैरह, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह अच्छा कर देता है, तो हम डालते हैं मैन्योर्स भी, क्योंकि बाहर से कहते हैं ना फर्टिलिटी पे अफेक्ट नहीं होता इसका, क्योंकि नेचुरल होता है। इट प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, नेचुरल चीजों से बना है, ऑर्गेनिक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करता है। हालांकि उतना न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, प्लांट के लिए हम बाहर से यूरिया वगैरह फर्टिलाइज्ड डालते हैं। मैन्योर कौन कौन से होते हैं, एक तो कंपोस्टिंग करते हैं हम भाई, जो भी एनिमल का वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है या हमारे घर के किचन का वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, उसको एक पिट में डाल दो, काफी टाइम तक छोड़ दो, वो एक खाद बन जाएगी, उसको क्या है डाल दो जो भी हमारी मिट्टी है, जमीन है जिसमें पौधा उगाना है उसमें। दूसरा होता है वर्मी कंपोस्टिंग। अब क्योंकि सीधी कंपोस्टिंग को होने में टाइम लगता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है अर्थवॉर्म डाल देते हैं इसी में, ऊपर वाली कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है, 3 से 6 महीने ले लेती है, पड़ी खाद बनती है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम बाहर से अर्थवॉर्म डालकर उसकी डिकम्पोजिशन को जल्दी करवा लेते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स उगाते हैं हम, जैसे गवार वगैरह, सनहम वगैरह, ये क्या करते हैं आफ्टर सम टाइम जब थोड़े थोड़े उग जाते हैं, हम इसको अंदर ही मल्च कर देते हैं। मल्च करने का मतलब होता है ट्रैक्टर लेके, मतलब ट्रैक्टर उसके पीछे जो भी इक्विपमेंट है वो लेकर हम पूरे उसी को अंदर ही मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या कहता है, दीज ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट इनटू ग्रीन मैन्योर्स, बाद में वो अंदर ही मिक्स हो जाते हैं सॉइल के, और उसको क्या दे देते हैं, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस दे देते हैं। तो आ गया समझ, 3 टाइप के कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। पूछे जाएंगे भाई ये सारे सवाल। उसके बाद फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो ऑर्गेनिक था, ये फैक्ट्री में बनता है, वो नेचुरल था, ये केमिकल सब्सटेंस है, वो हमारे पास थोड़े न्यूट्रिएंट्स देते थे, ये तो कहता है न्यूट्रिएंट के लिए तो हम लाए कट्टे में भर के लाते हैं ये, ठीक है। डीएपी वगैरह किसी ने देखा हो, किसी के अगर पापा किसान है तो वो देखा होगा, छिड़कते हैं हम खाद, स्प्रे करते हैं, खाद करते हैं, फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम होती है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये प्लांट में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पानी के साथ ही घुल कर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वो सोल्यूबल नहीं थे, वो टाइम लगते हैं, वो लेकिन सस्ते थे क्योंकि एनिमल एक्सक्रीटा से बने थे। ये महंगे होते हैं क्योंकि हम मार्केट से खरीद कर लाए हैं। तो आपको डिफरेंस पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, लोजी लिख के दे दिया। कहाँ मिलेगी तुम्हें ऐसी मैडम जो सब कुछ करा रही है, A to Z तुम्हें नोट्स बना कर दे रही है सारी, कितनी मेहनत लगती है तुम सोच भी सकते हो। तो शेयर करो भाई वीडियोस को, सबको शेयर करो, कंजूसी मत करो। मैं देख रही हूँ बच्चा खुद खुद पढ़ रहा है, अपने क्लासमेट्स को नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं एक एक बच्चे को बताओ, अच्छे से बताओ कि भाई पढ़ ले, पेपर आ गए हैं। तो दे आर, क्योंकि मेरे बच्चों के 10th में और 9th में हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी बनवाती हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराती हूँ, प्रैक्टिस कराती हूँ, ठीक है। खुद तुम समझदार हो, समझ सकते हो कि जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो मार्क्स आते ही आते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये हमारे पास नेचुरल है, ये केमिकल है, ये स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, ये लार्ज अमाउंट में होता है, ये चीप है, ये महंगे हैं, ये नॉर्मल बनते हैं, ये फैक्ट्री में बनते हैं, ये अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये इजीली अब्जॉर्ब होते हैं, ये डिफिकल्ट टू स्टोर है, ये इजी टू स्टोर है, कट्टों में भर सकते हैं, इनको ट्रालियों में भर भर के ले जाना पड़ता है खाद को। आगे चलते हैं भाई, मैन्योर और फर्टिलाइजर का सॉइल फर्टिलिटी में क्या फायदा है। अब दोनों की सॉइल फर्टिलिटी तो इंक्रीज करते ही हैं दोनों,
ठीक है, एज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोज, ये पहला जो है वो नेचुरल चीजों से बनता है, जबकि फर्टिलाइजर्स है इनऑर्गेनिक है, अभी बताया थोड़े से हार्मफुल हो सकते हैं उसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के लिए, तो इसलिए इनका ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए फायदेमंद है। अगर आप अपनी जमीन में, खेत में सिर्फ फर्टिलाइजर से डाल रहे हो तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी, मतलब एकदम से तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लंबे समय के लिए वो खेत अच्छे नहीं रहेंगे, तो उनमें नेचुरल चीजें भी डालते रहना चाहिए, जैसे कि मैन्योर्स। आगे चलते हैं, इरिगेशन, पानी भी तो देना है, पानी भी तो देना है, ठीक है, तो पानी की सप्लाई को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो इसके लिए टाइप्स ऑफ वेल्स पढ़ लेते हैं, किस किस से हम दे सकते हैं। डग वेल्स हो सकते हैं, वाटर इज कलेक्टेड इन द बुल, पुराने जमाने में होते थे, ठीक है, पंप लगा देते थे और कलेक्ट करके और फिर करते थे, आजकल नहीं करते, आजकल ट्यूबवेल्स यूज करते हैं, जो कि डीप एक बोरो करके, बोरो मतलब होल करके वहां से पानी निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और मोटर पंप से पूरे खेत में कैनाल्स बनी होती हैं और वहां से दे देते हैं, तो मोटर पानी को लिफ्ट करती है और कैनाल्स में भेज देती है, पूरे खेत में चला जाता है ट्यूबवेल से पानी। कैनाल्स क्या होते हैं, दे गेट वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर्स, जैसे कई लोग हैं नदी से भी पानी लगाते हैं, नहर का पानी लगाते हैं, सुना होगा किसी पापा को कहते हुए भी आज तो नहर का पानी आया, तो वो क्या है, हमारे पास कैनाल्स में हम ले लेते हैं, जब भी नहर का पानी आता है, छोटे छोटे कैनाल्स बने होते हैं, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द रिवर्स थ्रू द पंप, रिवर से डायरेक्ट भी लेते हैं कई लोग, दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर इरिगेशन एरियाज क्लोज टू रिवर, जो नदी के पास है उन्हीं उन्हीं को फायदा है इससे। टैंक्स क्या होते हैं, स्टोरेज कर लो, जैसे कई लोग तुमने देखा होगा जो उसके पेड़ लगाते हैं, ऑरेंज के बाग देखे होंगे, संतरे के बाग, उसके आसपास डिग्गियां बनी होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, वैसे भी लोग आजकल खेतों में डिग्गी बनाने लग गए कि बारिश का पानी उसमें स्टोर हो जाएगा, ऐसे पूरे पूरे ऐसे बड़ा बड़ा बनाते हैं टैंक्स के रूप में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि वाटर को एक्यूमुलेट करते हैं ताकि हमें बाद में जब पानी की जरूरत पड़े तो हमें मिल जाए। क्रॉप पैटर्न अब लास्ट पढ़ेंगे भाई, पहला हमने क्या पढ़ा, मेन्योर फर्टिलाइजर्स, उसके बाद पढ़ा पानी कैसे देना, तीसरा पढ़ेंगे पौधे को लगाएं कैसे, और यहाँ से आएगा 3 नंबर का सवाल। क्रॉप पैटर्न 3 टाइप के होते हैं मेरे बच्चे, एक तो मिक्स्ड लगा दो, मिक्स का मतलब है बीजों को ही मिला लो और छिड़क दो पूरे खेत में, तो मिक्स ही उगेगा, उनकी फिर तुम अलग अलग बेच के नहीं आ सकते। इंटरक्रॉपिंग बेस्ट है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है 2 क्रॉप को एक ही खेत में लगाओगे लेकिन अलग अलग रोज में लगाओगे, एक रो इसकी, 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 तो इससे क्या है, ज्यादा उस जमीन पर न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, एक ज्यादा वाला लगा दो जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है जमीन से, एक कम वाला लगा दो, तो दोनों बैलेंस करके बड़े हो जाएंगे। मिक्स्ड में क्या है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या कुछ हो रहा है, होच पोच मच जाएगी, बाद में उसको लेना औखा हो जाएगा, उगा तो दोगे बाद में उसकी हार्वेस्टिंग मुश्किल हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि हमें एक जमीन में बार बार वही पौधा नहीं लगाना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही चीज बार बार लगाओगे तो वो सेम न्यूट्रिएंट्स लेती रहेगी और तुम्हारी थोड़े टाइम बाद जमीन में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसलिए ये मेथड्स पता होने चाहिए। चलिए जी, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, देन चलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में मैंने आपको बताया ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही लैंड में बहुत सारे बीजों को मिलाकर छिड़क दिया, मिक्स्ड कर दी क्रॉपिंग, वीट और ग्राम को लगा लिया, वीट और मस्टर्ड को लगा लिया, मूंगफली और सनफ्लावर को लगा लिया, मतलब ऐसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बता दिए नुकसान क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग मुश्किल होती है। इंटरक्रॉपिंग क्या है, 2 और मोर क्रॉप्स तो लगाए सेम, लेकिन डेफिनेट पैटर्न में, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में, याद रखना है मिक्स क्रॉपिंग में बीजों को मिलाकर छिड़क देते हो, फायदा उसका भी है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होती है, लेकिन बीज जब हार्वेस्ट करते हो, मतलब काटते हो, बेचने जाते हो, तो सब तो मिला मिला है, कुछ अलग कैसे करोगे, उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंट डिफरेंट लाइनें बनती है, तो बाद में उनको अलग अलग ही उनकी कटाई कर सकते हैं, उनसे अलग अलग चीजें ले सकते हैं। कैसा पूछा जाएगा, इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या 2 चीजें साथ लगाएंगे, सोयाबीन मेज लगा देंगे, बाजरा और लोबिया लगा देंगे। क्रॉप रोटेशन मैंने पहले ही बता दिया
कि हमें एक ही जमीन में बार बार सेम चीज नहीं लगानी चाहिए, अगेन एंड अगेन नहीं लगानी चाहिए। इससे सेम न्यूट्रिएंट्स वो खींचता जाएगा, बार बार सेम न्यूट्रिएंट्स खींचता जाएगा और वहां उस सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंट क्रॉप्स लगाते रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट चीजें लेंगी मिट्टी से, तो उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। एडवांटेजेस क्या है क्रॉप रोटेशन के, अगर बदल बदल के लगाते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी। पेस्ट और वीड्स भी कंट्रोल होंगे, सेम लगाओगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, अलग अलग हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बाद हमारा क्रॉप प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कैटल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री शुरू करेंगे। और एनिमल्स से हम कहाँ से फूड ले सकते हैं, जैसे कि हम फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें भाई क्रॉप को बीज सही से रख लिए, बना लिया, पानी दे दिया, सब हो गया, अब उसको बचाएंगे कैसे? तो दो है क्रॉप प्रोडक्शन में, या तो पेस्ट को कंट्रोल कर ले, मतलब कीड़े मकोड़े लगने ही ना दे, और जब उनको स्टोर करें दानों को तब भी अच्छे से करें। तो पेस्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमें पता है पेस्ट वगैरह कोई भी है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, वो हमारे पौधे को हार्म नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे बीजों को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए उनकी प्रोडक्शन जरूरी है। पेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? जैसे वीड, घास उग सकता है भाई, ठीक है। अनवांटेड प्लांट उग गया तो भी मुश्किल है। जेंथियम पूछा गया है पेपर में, कौन सा अनवांटेड प्लांट उग जाता है? जेंथियम उग जाता है। इंसेक्ट्स का 3 नंबर का सवाल पूछा गया है, आपको कहेंगे इंसेक्ट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो वो जड़ों को काट देते हैं नीचे से, कई बार होता है ना पेड़ जमा सही चल रहा होता है, उसके कीड़े लग जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, उसकी ब्रांच के कीड़े लग जाते हैं, पत्तों के कीड़े लग जाते हैं। भिंडी में देखे होंगे कई बारी, भिंडी में देखी होगी वो ग्रीन ग्रीन सी चलती रहती है, सांप टाइप सा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, वो पत्तों को सबको खा जाते हैं, ठीक है। दे सक, सक मतलब चूस लेती है उस प्लांट के सैप को, मतलब जो भी काम की चीजें, जो जुए हैं हमारे, क्या तुम कहोगे क्या नुकसान देती है? नुकसान तो देती है, खून चूस लेगी हमारा, ठीक है। एंड दे बोर इनटू द स्टम, अंदर तुमने देखा होगा कभी भिंडी हम काटते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। जो वो होते हैं गवावा होते हैं, अमरूद होते हैं, उनमें भी यही पंगा है, अनार में भी यही पंगा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कीड़े लग जाते हैं उनके अंदर, तो चेक करके खाया करो। टमाटर भी चेक करके, कोई भी सामान बच्चे खाते हो उसको काट के चेक करके खाया करो, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर भी घुस सकता है, फ्रूट के अंदर भी घुसा होता है, स्टेम के अंदर भी घुसा होता है, तो ये नुकसान है, ये तीनों नुकसान है। पैथोजेंस भी यही हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये भी क्या है, प्लांट में कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, और हवा, पानी और मिट्टी से ये ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे प्लांट के पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, वीड्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक सेकेंड भाई, क्या हो गया ये, हाँ, उसके बाद क्या है, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस कैन बी कंट्रोल। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, इनमें कोई हर्बिसाइड्स को स्प्रे कर दें, ठीक है, फंगीसाइड्स, इंसेक्ट्स, जो भी उस पर कीड़ा मकोड़ा लगा है उसके रिस्पॉन्स में जो स्प्रे आती है वो हम छिड़केंगे। स्प्रे करते देखा होगा लोगों को, तो इससे हमें क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा सा पॉइजनस जरूर है। आजकल हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर तो लेंगे लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि उगती नहीं, आजकल जमीनें ऐसी हो गई, टेम्परेचर ऐसा हो गया, बारिश आ जाती है, कभी कुछ है कभी कुछ, तो थोड़ी मोटी स्प्रे करनी ही पड़ती है। उसके बाद घास को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल खुरपी वगैरह से, ठीक है, कोई ट्रॉल वगैरह से हमें क्या है, उनको उखाड़ना होता है, घास को साइड करना होता है, क्योंकि घास क्या है, मेन प्लांट को उगने नहीं देता है। प्रिवेंटिव मेजर्स हम करते हैं, जैसे कि टाइमली उसको लगाना है पौधे को, इंटरक्रॉपिंग करनी है, क्रॉप रोटेशन करनी है, ये भी हम करके उसको बचा सकते हैं, ठीक है। पेस्ट अगेंस्ट हम समर में प्लोइंग वगैरह, मतलब हमें उसको टाइम टाइम पे जो भी जमीन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम खाली छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए तो उस पर घास उग जाएगा, तो हमें उसको खोदते रहना है, प्लोइंग करते रहना है, ताकि वो जमीन अच्छी बनती रहे। क्वेश्चन है भाई एक, इसके बाद कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड व्हाई। तो पहले एक किसान हाई क्वालिटी का सीड लगाए, ठीक बात है, एंड डू नॉट, कहता पानी दे ही ना तो पानी दे ना फर्टिलाइजर डाले, तो ये बात तो ठीक नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरे में कहता है सीड अच्छा ना लगाए तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। तीसरे में देखो क्या कहता है, सीड भी अच्छा लगाए, पानी भी अच्छा दे,
और जो भी फर्टिलाइजर है मैन्योर डालना है वो भी डाले, और क्रॉप प्रोडक्शन की मेजरमेंट भी करे, क्रॉप प्रोडक्शन मेजर भी करे। तो ये तीसरी बात बिल्कुल ठीक है और यही सबसे बेस्ट है और यही हमें सबसे ज्यादा मोस्ट बेनिफिट्स देगा। तो पहले तो लिख दिया तीसरा हमें मोस्ट बेनिफिट्स देगा। अब उसने पूछा वाई, तीसरा ही हमें मोस्ट बेनिफिट क्यों देगा, तो वाई का भी आंसर करना, आधा अधूरा आंसर नहीं करना पेपर में। देखो तुम्हारी मैडम सब कुछ लिख के दे रही है, कोई नहीं लिख के देता आंसर, बस ऑरली बता देते हैं टीचर्स, लिख के कोई नहीं देता है। तो गुड क्वालिटी का सीड होगा तो हमें पता है क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी। फार्मर अच्छी क्वालिटी का सीड लगाएगा तो प्रॉपरली वो उगेगा, जर्मिनेट करेगा और हेल्दी प्लांट बनाएगा। दूसरा, अगर हम ये इरिगेशन अच्छे से, पानी अच्छे से देंगे तो भी हमारे पास वाटर अडेप्टेबिलिटी क्रॉप की सही रहेगी, इंप्रूव हो जाएगी। फर्टिलाइजर अच्छे से डालेंगे तो उसको जो भी उसको जरूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की उनको जरूरत है वो मिलते रहेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, चौथा, अगर हम क्रॉप को प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो जो भी वीड, घास फूस है, कोई भी इंसेक्ट उस पर लग रहा है, कोई पेस्ट उस पर लग रहा है, उसको हमें टेकन केयर करना होगा। कोई भी जो भी हमें स्प्रे की जरूरत है वो हमें करनी होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टोरेज, लास्ट चलते हैं, हम स्टोर कैसे करें। तो हमें पता है स्टोर करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा लग सकता है जब हम स्टोर करें, तो उसको बोरियों में बांध के प्रॉपर ड्राई प्लेस में स्टोर करना है। एबायोटिक में जैसे कि मॉइस्चर, पानी में गीला नहीं होना चाहिए, ऐसे गीले इलाकों में स्टोर थोड़ी करोगे, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए वहां का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगी, वेट उसका भारी नहीं रहेगा, लॉस हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमने ढंग से नहीं ध्यान दिया तो हमारा खत्म हो जाएगा प्लांट। उसके बाद हमने पहले ही पढ़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है भाई, ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है लेकिन वही बात है, दोनों ही बात है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी थोड़े मोटे यूज करने पड़ते हैं, लेकिन उनके डिसएडवांटेजेस हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव देयर ओन डिसएडवांटेज, दे कॉजेज पोल्यूशन, उनसे पोल्यूशन हो जाता है। मैंने अपनी बात में लिखा था कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को ज्यादा यूज नहीं करना है, जितनी मतलब थोड़ी मोटी जरूरत है बस वही करनी है। डैमेज कर सकती है लंबे समय, अगर हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स ये यूज करते रहे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में है जहां पे हम या तो बहुत थोड़ा या फिर बिल्कुल भी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यूज नहीं करते, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। वेज टू, अब हमें पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें अभी बताया, स्टोर जब करते हैं फ्यूचर यूज के लिए तो कैसी प्लेस पे होनी चाहिए। पहले ड्राई करके, जो भी बीज वगैरह ड्राइंग प्लेस में सुखा के बिल्कुल बोरियों में भरने हैं। दूसरा, प्रॉपर हाइजीन प्लेस पे, वहां पे कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह ना हो, प्रॉपर शुड बी क्लीन्ड, और कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए रूफ वगैरह में, जो भी स्टोरेज सिलोज है वो प्रॉपर होने चाहिए। फ्यूमिगेशन, टाइम पे गोडाउन्स में हमें फ्यूमिगेशन करना चाहिए, बाहर उसके अंदर नहीं, ताकि कोई भी उसमें इंसेक्ट्स और वगैरह ना लगे। स्टोरेज डिवाइसेस प्रॉपर एयर टाइट डिवाइसेस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर ही छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, वहां तो एयर टाइट कंटेनर नहीं हुआ तो वो सिल जाएंगे, मॉइस्चराइज आ जाएगा, उस पर टेम्परेचर भी नहीं हो पाएगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस प्रॉपरली होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन होनी चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहता है व्हाई शुड प्रिवेंट मेजर्स बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रेफर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। हमें पता है ये सब हमें चाहिए क्योंकि डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है, उनसे रीड मतलब कहते हैं ना, कोई भी इंसेक्ट्स है, कोई बैक्टीरिया है, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें ये प्रिवेंटिव मेजर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करने पड़ेंगे। अगर हम थोड़े मोटे इनको यूज नहीं करेंगे तो हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, बीज खराब हो जाएंगे, सॉइल की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होगी। तो थोड़ा कर सकते हैं यूज, मतलब बिल्कुल मिनिमल यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है कि भर भर के ही डाल दिया। कहता है ग्रेन को मतलब बीज जो है उसको लूज होने में और ड्यूरिंग स्टोरेज क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो अभी अभी बता के हटी हूँ, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। अब चलते हैं जी, एक पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया भाई, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन खत्म हो गया। अब अगले 10-15 मिनट में एनिमल हस्बेंड्री करके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक ही लेक्चर में आज खत्म कर देंगे भाई। क्रॉप प्रोडक्शन आज के एक लेक्चर में, हम क्रॉप प्रोडक्शन कह रही हूँ, पूरा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में 1 शॉट में खत्म करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम हमारे एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करेंगे।
एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जो एनिमल्स से प्रोडक्शन ले रहे हैं वो, जैसे कि फायदा क्या है, पहले कैटल फार्मिंग पढ़ेंगे, कैटल से हमें दूध मिलता है, कैटल से हम प्लॉइंग करा सकते हैं, जैसे बैल वगैरह देखे होंगे ना, ठीक है, बैलगाड़ी देखी होगी, वो बैल से चलती है। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोग पुराने जमाने में यूज करते थे, आजकल भी बैलगाड़ी यूज करते ही हैं, ठीक है, आजकल भी बैलगाड़ी यूज करते ही हैं। तो टाइप्स ऑफ कैटल क्या हो सकता है, कैटल में दोनों आते हैं, गाय भैंस दोनों आते हैं भाई, तो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है। अब ये दोनों कैसे एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो मिल्च या फिर ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च वो होते हैं जो फीमेल कैटल होती है, जो दूध देती है भाई, गाय या भैंस है जो दूध देती है, बैल है, ठीक है, वो दूध नहीं देता है। सम एनिमल्स डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, दे यूज एग्रीकल्चर वर्क, उनसे बस हम खेतों का काम ही कराते हैं, बैल गाड़ी बोलते हैं, कभी गाय गाड़ी नहीं बोलते हैं, क्योंकि गाय मिल्च एनिमल है जो दूध देती है, ड्रॉट एनिमल्स वो है जो दूध तो देते नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर का काम हम उनसे कराते हैं। अब जो दूध देते हैं उनमें लैक्टेशन पीरियड होता है, अब वो कुछ समय तक ही दूध देती है गाय। द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन एंड टू द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जब एक गाय अपने यंग जनरेशन को पैदा करती है तब वो दूध देना शुरू होते हैं, इसको हम देसी भाषा में गाय का बयाना कहते हैं, कि वो गाय क्या है, दूध देना स्टार्ट हो गई, जब वो बच्चा पैदा करती है तब वो दूध देना स्टार्ट हो जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब तक उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होती तब तक वो दूध देती है, और फिर हम थोड़े टाइम के लिए वो दूध नहीं देती है, कुछ महीने, 1-2 महीने के लिए। तो लैक्टेशन पीरियड क्या है, जितने टाइम तक वो दूध देती है उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, मैंने देसी भाषा में समझा दिया है। चलिए जी, केयर रखनी चाहिए, सबको पता है, गाय की भी केयर रखनी पड़ेगी, भैंस की भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे हमें दूध मिल रहा है, ठीक है। तो रूफ, ऐसे प्रॉपर उनके लिए कमरे बने होते हैं, रूफ बनी होती है, छत के अंदर खड़ा करते हैं, ऐसे थोड़ी है धूप में खड़ा कर दिया उनको, ऐसे थोड़ी है, वो बेचारी बीमार हो जाएंगी, तो रेन से, हीट से, कोल्ड से बचाते हैं हम उनको, और उनकी रेगुलर उनको नहलाते भी हैं, जो गांव में लोग गाय भैंसे रखते हैं वो प्रॉपर उनको नहलाते भी हैं, 1 दिन में 2 दिन में, कई बार तो रोज ही नहलाते हैं। स्लोपिंग फ्लोर, वाटर लॉगिंग वगैरह, मतलब ऐसा होना चाहिए उनका इलाका, वहां पे मतलब साफ सफाई, हाइजीन होनी चाहिए, ऐसे नहीं गोबर पड़ा 10 दिन तक उठाया ही नहीं वहां से, ऐसा नहीं है। और प्रॉपर स्लॉप बनी होनी चाहिए, जिससे अगर बारिश आए वहां पर तो वो बारिश का पानी आगे चला जाए, बारिश का पानी वहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो उनको खाना दे रहे हैं, एक तो उनके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, दूसरा उनको खाने के लिए कुछ तो देंगे तभी बेचारी दूध देगी, ठीक है। तो हमें उनको प्रॉपर रफेश देना होगा, जो भी उनका चारा है वो प्रॉपर देना होगा उनको, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, ठीक है, जिनमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस करे। जितना अच्छा गाय भैंस को हम खाना देंगे उतना ही ज्यादा वो दूध देगी। उसके बाद डिजीजेस क्या हो सकते हैं भाई, जो उनको डेथ भी ला सकते हैं, या फिर कई बार गाय बीमार हो जाती है तो दूध नहीं देती, फिर बेचारी बीमार गाय कैसे दूध देगी, भैंस कैसे दूध देगी। तो हमें प्रॉपर उनको ध्यान रखना है डिसीजेस ना हो जाए। कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट उनके देखे होंगे, उनके गाय के और भैंस के पूंछ पे या शरीर पे छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स, जैसे हमारे जुएं होती हैं वैसे लग जाते हैं उनके, ठीक है। तो वो उनकी स्किन को खराब कर देते हैं, खून भी निकाल देते हैं बिचारियों का। तो इंटरनल पैरासाइट्स, उनके पेट में इंटरनल दिक्कत हो सकती है, वॉर्म्स वगैरह उनके स्टमक में या इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, तो अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैक्टीरिया या वायरस डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजेज अगर हो तो हमें डॉक्टर से उनको, वेटरनरी डॉक्टर होता है जो गाय और भैंसों का डॉक्टर होता है, या कोई भी एनिमल का डॉक्टर होता है, जनरली लोग उनको गाय भैंसों का डॉक्टर मानते हैं, पर वेटरनरी डॉक्टर, वेट डॉक्टर का मतलब होता है वो एनिमल्स का डॉक्टर है। चलिए जी, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन हमारा, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स। कैटल ब्रीड्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग करनी होगी। मानो इस गाय, ये गाय दूध अच्छा देती है, ये गाय की हमारे पास जो शक्ल है या फिर जो हमारे पास उसकी बॉडी है वो बहुत सुंदर है, तो इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट गुड वैरायटीज ऑफ कैटल विल इंप्रूव द न्यू वैरायटी। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे सीड्स में, वैसे ही क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे हम बिटवीन द फॉरेन ब्रीड्स एंड जर्सी ब्राउन, स्विस और इंडियन ब्रीड्स में भी हम करते हैं, जैसे रेड सिंधी वगैरह है, साहिवाल गाय वगैरह है, ये हमारी बोथ ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो अच्छी हम चाहते हैं हमारी गाय अच्छा दूध दे, तो आजकल गायों में भी ब्रीड्स आने लगी है, अच्छी नस्ल की गाय या भैंस होगी तो उतना ही ज्यादा दूध देगी। पोल्ट्री फार्मिंग, अब भाई हमारे 2 ही और रह गए,
पोल्ट्री फार्मिंग, फिर उसके बाद फिश फार्मिंग, अभी 3 रह गए भाई, खत्म है अगले 10 मिनट में ये चैप्टर। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन बाय टू प्रोड्यूस मीट एंड एग्स। हम पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करते हैं? अंडे चाहिए और मीट चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कई लोग हैं जो अंडे खाते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी नहीं होती है। हाँ, जो हर्बीवोर्स हैं, जो मतलब नहीं खाते हैं, या फिर जो मैं कहूँ ओमनीवोर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो दालें वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, लेयर्स होते हैं, इनमें भी 2 टाइप के होते हैं, लेयर्स और ब्रॉयलर्स। कुछ तो हम क्या करते हैं, अंडे लेने के लिए पैदा करते हैं, बड़े करते हैं उनको, और कुछ को तो हम मतलब बेचने के लिए। ठीक है, कई लोग मुर्गा भी तो खाते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो एक तो होते हैं ब्रॉयलर्स, दे आर ग्रोन फॉर मीट, उनको मीट मांस के लिए ही खाते हैं, जो कि 6 से 8 महीने बर्थ के बाद तक यूज करे जा सकते हैं। मतलब उनको 6 से आफ्टर द बर्थ, मतलब जब जो पैदा हुए उसके 6 से 8 हफ्ते बाद उससे हम मीट ले सकते हैं। लेयर्स होते हैं बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग, के लिए हम लेयर्स को मतलब 2 टाइप के हम कह सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में 2 टाइप के हेन्स को या उनको रखते हैं। एक तो होता है हम मुर्गा या मुर्गी रखते हैं, एक से तो हम अंडे लेने हैं, एक से हमें सिर्फ मांस लेना है। जिनसे अंडे लेने हैं उनको 20 हफ्ते तक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी तक अंडे देना शुरू होगी। अगर आपको वेट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको बेच सकते हैं मांस के लिए। तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स 2 टाइप की ब्रीड होती हैं। ब्रीडिंग सब में होनी चाहिए, मतलब जितना अच्छा हमारा हैन होगा या जितना अच्छा हमारा जो हमारे पास लेयर और ब्रॉयलर्स होंगे, उतना ही अच्छा मीट और ये मिलेगा। ठीक है, मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स होने चाहिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी के चिक्स होने चाहिए। लो मेंटेनेंस, मतलब ब्रीडिंग के बाद उन पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता, मतलब फिर भी वो एग अच्छा देती है, कम खाती है, अच्छा देती है। ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस डाफ ब्रॉयलर्स मीट गिविंग बर्ड्स, मतलब मीट गिविंग बर्ड्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। फीडिंग कॉस्ट इज बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म। अब पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, उनको रखना तो होता ही होता है, एक उनको मतलब खाना खिलाने का, फीडिंग का बड़ा खर्चा आता है, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी प्रोटीन डाइट दोगे तभी तो वो अच्छे अच्छे अंडे देगा। ठीक है, तो डार्क बॉयलर्स नीड, जो कि छोटे छोटे डार्क बॉयलर्स होते हैं जो मीट गिविंग होते हैं, उनको हमें लेस फूड देना होता है, मतलब 30% तक रिड्यूस हो जाता है, और वो टॉलरेट कर सकते हैं हीट को। जो ब्रीड वाले पोल्ट्री फार्मिंग में हेन्स होते हैं, ब्रॉयलर्स होते हैं, उनकी टॉलरेट पावर अच्छी होती है और वो कम खाते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर डिस्कस करा है, यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडिया इज एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लो फाइबर हम दे रहे हैं और हमें हाई फाइबर मिल रहा है, ये बात सच्ची है। हम उनको लो फाइबर मटेरियल दे रहे हैं खाने के लिए, मुर्गी और उनको, लेकिन वो हमें जो अंडे दे रही हैं वो बहुत अच्छा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने दिया कम वाला और लिया ज्यादा वाला, तो ये कन्वर्शन हो गई, कम वाला देकर ज्यादा वाला ले रहे हैं उनसे, तो ये प्रोडक्शन कन्वर्टर मानी जाती है लो फाइबर फूड की हाई फाइबर फूड के लिए। बहुत प्रोटीन रिच होते हैं एग और मीट्स। अब हमें पता है इन पोल्ट्री फार्मिंग में डोमेस्टिक फॉल्स आर रेस्ड टू प्रोड्यूस एग्स एंड, ठीक है, तो जो भी डोमेस्टिक फाउल्स का मतलब है जो भी हेन्स वगैरह रखी गई हैं, डोमेस्टिक मतलब क्योंकि घरों में ही बना के रखते हैं उनको, पूरा पोल्ट्री फार्मिंग बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, खाते तो क्या है, कंसिस्ट ऑफ लेस फाइबर्स फूड, जब खा रहे हैं उनमें लेस फाइबर्स हैं, लेकिन जो फीड जो दे रहे हैं हमें एग वगैरह, एग दे रहे हैं, चिकन वगैरह दे रहे हैं, जो भी मीट दे रहे हैं वो बहुत हाई फाइबर है, इसीलिए इसको कन्वर्टर भी कहा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस। कहता है व्हाट मैनेजमेंट आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, गाय भैंसों वाले में और पोल्ट्री वाले में क्या कॉमन है भाई? प्रॉपर शेल्डिंग सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, पंखे पुंखे वेंटिलेशन लगे होने चाहिए, मतलब प्रॉपर हवादार होने चाहिए, और उनको डिजीज से प्रिवेंट करना होता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स पहले ही करा चुके हैं भाई, क्या डिफरेंस होता है, इनकी मैनेजमेंट में भी डिफरेंस रहता है, एक को तो 6 से 8 हफ्ते तक रखना है, एक को 20 हफ्ते तक रखना है। जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ के बाद होते हैं, उनको हमें स्पेशली विटामिन ए और के देते हैं, रिच डाइट प्रोटीन्स देते हैं, दे ऑल्सो हैव रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस उनको चाहिए एग लेयर्स को, क्योंकि वो 20 हफ्ते तक रहते हैं। उसके बाद अगला चलते हैं भी हम फिश प्रोडक्शन, अगला चलते हैं हमें फिश प्रोडक्शन, और इसके बाद हमारा लास्ट रहेगा बी कीपिंग, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। फिश प्रोडक्शन हमें ग्रेटली प्रोटीन डाइट देते हैं। फिश जो मछली खाते हैं उनको भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है भाई। 2 टाइप्स की हो सकती है, एक तो ट्रू फिश प्रोडक्शन हो सकता है जिसमें हम प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्टिलिजियस बोन्स बोनी फिश का करते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, बस मैंने लिख दिया तो याद रखना। ट्रू फिश मतलब हो गया टूना, कैटला, प्रॉन्स, राउ, ये फिशेस के नाम है भाई, याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो इतना कोई नहीं पूछता। ये ट्रू फिश प्रोडक्शन है। एक होती है अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन जिसमें हम शेल फिश मतलब जो खोखली फिशेस होती हैं जैसे मोलस्क्यूज वगैरह, प्रॉन्स वगैरह भी खाते हैं ना, कोई केकड़े वगैरह, वो सब होते हैं इसमें। अब ये है तुम्हारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट, ये आएगा 3 मार्क्स में। इसका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, डिफरेंस का एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लिख के देंगे, टेंशन मत लो। कैप्चर फिशिंग क्या होती है भाई, जो हमारे पास नेचुरली होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का डिफरेंस पूछा गया है। कैप्चर फिशिंग क्या होती है, जो नेचुरली कर रहे हैं हम, नेचुरली जो फिशिंग है वो। कल्चर फिशिंग क्या है, डिजायर्ड कर रहे हैं, कन्फाइंड एरिया में केयर देते हुए कर रहे हैं, जैसे एक्वा कल्चर वगैरह कर रहे हैं। एक्वा कल्चर ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में करते हैं तो इनको मैरी कल्चर भी कह देते हैं। मैराइन फिशिंग क्या होती है, मैराइन फिशिंग इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन रिवर्स रिजर्वायर्स वगैरह में कर रहे हैं। ठीक है, इनमें नाम भी दे रखे हैं, टूना हो गया, बॉम्बे डक हो गया, पॉम्फेट हो गया, नाम याद रह जाए तो बढ़िया। सम अदर फिशेस के नाम भी लिखे हुए हैं, प्रॉन्स हो गया, सीवीड हो गया, ऑयस्टर्स हो गए। ठीक है, यूजिंग सैटेलाइट्स एंड रीजन ऑफ हाई फिश प्रोडक्शन पॉपुलेशन इन द सी कैन बी फाउंड इको साउंडर्स वगैरह से। डिफरेंस में अच्छे से समझ में आएगा भाई। जो मराइन फिशिंग होती है वो सीधी नहीं होती है, इको साउंडर से, मतलब हम भेजते हैं वहां से मछली पकड़ में आती है। उसके बाद इनलैंड, क्योंकि इतने बड़े बड़े ओशियंस है उसमें हम जाके नेट से तो नहीं कर सकते ना, छोटा तालाब वगैरह हो, नेचुरल हो जहां पर, तो वहां तो नेट डाल दिया, मछली उसमें फंस गई और ले लिया। लेकिन इनमें बड़े एरिया में अगर आपको मछली पकड़नी है तो पहले सैटेलाइट्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। इनलैंड फिशिंग क्या होती है, फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड्स रिवर्स वगैरह में, और ब्रैकिश वाटर यानी कि एस्टरीज। एस्टरीज वो मतलब कह सकते हैं पॉइंट होता है जहां पर जो रिवर वाटर और कह सकते हैं सॉल्टी वाटर जहां पे मिलता है उसको ब्रैकिश वाटर में साल्टी वाटर कह सकते हो आप। ठीक है, एस्टरीज वगैरह होती है। कंपोजिट फिशिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पूछी जाती है, नाम से ही पता है। कंपोजिट मतलब 4 से 5 वैरायटी की फिश एक ही तालाब में रखेंगे। उनमें फायदा ये है कि कुछ फिश नीचे रहती है, कुछ बीच में रहती है और कुछ ऊपर रहती हैं। तो हम ऐसी फिशेस को सेलेक्ट करेंगे जो अलग अलग एरिया में रहती हैं। तो अगर वो सिर्फ नीचे रह रही होती तो नीचे नीचे का सारा ले लेती, ऊपर पड़ा रहता। लेकिन अगर वो अलग अलग जगह पर रहेगी तो एक जगह पर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, कंपीट नहीं करेगी वो खाने के लिए। अदरवाइज अगर ऊपर का खाना खत्म हो गया तो नीचे ज्यादा रह गया। तो अगर वो अलग अलग जगह पर रह रही हैं फिशेस तो खाने की कमी नहीं आएगी क्योंकि वो अलग अलग जगह पर रहती हैं। जैसे कि कैटला है वो अपर पार्ट पर रहती हैं, राहू है जो मिडल में रहती है, और मैरीगल्स वगैरह हैं, कॉमन कार्प्स वगैरह हैं वो बॉटम में रहती है। तो आपसे पूछा जाएगा कंपोजिट फिश कौन फिशिंग कल्चर कौन सी है, उसमें हम कौन कौन से फिशेस को यूज करें ताकि वो फूड के लिए compete ना करे। तो आपको नाम याद रखना है, कैटला, रोहू एंड मिरिगल्स। एडवांटेजेस क्या भाई, यील्ड ज्यादा कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। फिशेस में प्रोटीन ज्यादा होता है, जो लोग फिश पे डिपेंड करते हैं, जो सी एरियाज में रहते हैं वो फिशिंग को ही मतलब ज्यादा मछली वगैरह ही खाते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, मैनी फिशेज ले एग्स ड्यूरिंग द मानसून जोन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ मछलियां वो मानसून सीजन में अंडे देती हैं, जिसकी वजह से विल नॉट नंबर ऑफ फिशेज विल नॉट ग्रो फास्ट, अच्छे से फिशिंग प्रोडक्शन नहीं होगी, और या फिर उनमें कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन भी आ जाएगी। यूजिंग दिस फिशेज कैन बी मेड टू प्रोड्यूस एनी टाइम। ठीक है, तो मतलब अगर ये ऊपर ये मतलब अगर हम करें, ठीक है, हार्मोनल स्टिमुलेशन यूज करें तो हम किसी भी टाइम में फिशेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्मोनल करके मतलब ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं उनके एग्स को किसी भी टाइम पे प्रोड्यूस कर लें, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पड़ी थी, क्रॉस ब्रीडिंग पड़ी थी, वैसा ही है। हार्मोनल स्टिमुलेशन करके हम जब चाहे मर्जी कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगला चलते हैं भी, हाउ आर फिशेज ऑब्टेन। सबको पता है कैप्चर फिशिंग है, कल्चर फिशिंग है, ये मैंने करा दिया थ्योरी में, दोबारा नहीं कराएंगे। एक नेचुरल है, एक फार्मिंग है फिशेस की प्रॉपरली। एडवांटेज क्या है, क्रॉप कंपोजिट फिशिंग के अभी बता के आए हैं, किसी एक पर प्रॉपर जो है हमारे पास मतलब
किसी एक प्रॉपर एरिया पर फूड की कमी नहीं होती है, एडवांटेज है इसका। फिश कैन बी ग्रोन इन क्रॉप फील्ड यूजिंग पैडी, ठीक है, ये ग्रो करा सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग हो सकती है। मेन कंपोजिंग फिश कल्चर का यही है कि वो जो मेन है, कुछ नीचे रहती है, कुछ ऊपर रहती है, कुछ मिडल में रहती है, कुछ हाई में रहती है, तो फूड का जो है दिक्कत नहीं आता है। लास्ट चलेंगे भाई बी कीपिंग, सांस आ गया ना, लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर भी, देखो वन शॉट होते हैं वो 1 घंटे का तो मान के चलो होता ही होता है। तो बी कीपिंग हमारे पास जो है वो एक प्रैक्टिस, अब तो खत्म हो गया अभी, अब तो बस अगले 10 मिनट में खत्म है, ठीक है। तो हमारे पास लार्ज स्केल पे हनी प्रोडक्शन करने के लिए, हनी हो गया या वैक्स हो गया, उसकी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास एपेरी कहते हैं, जैसे एपी, ठीक है, हम कहते हैं। तो नंबर ऑफ बी हाइव्स, बहुत छत्ते बना लेते हैं हम मधुमक्खी के जहां पर वो रहते हैं, और हमें वहां पर लगाना होता है, बी कीपिंग वहां पर अच्छी होती है मेरे बच्चे जहाँ पे फूल हो अच्छे अच्छे। जितना अच्छे टाइप के फूल होंगे उतने ही अच्छे टाइप का शहद बनेगा। जैसे इन्होंने बता रखा है, बीज के नाम बता रखे हैं, डोरसाटा वगैरह है, फ्लोरल है, इंडियन, ये इटालियन ब्रीड का बड़ा पूछते हैं क्वेश्चन भाई। इटालियन ब्रीड है मैलीफेरा, वो भी कमर्शियल, मतलब अगर तुम शहद बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हें मैलीफेरा का यूज करना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, एक तो बहुत ज्यादा हनी देती है, फास्ट देती है, एक की स्टिंगलेस होती है, मतलब काटती नहीं है मधुमक्खी, और अपने बिहाइव में ज्यादा समय तक रहती है। तो ये फायदे हैं इटालियन के, तभी ये ज्यादा जो बेचने वाले लोग प्रोड्यूस करते हैं शायद वो इस ब्रीड को यूज करते हैं। अब हनी प्रोड्यूस हो गया भाई, हनी सबको पता है स्वीट होता है, शहद जैसी मीठी जबान, हम कहते हैं ना शहद जैसा बच्चा है, ठीक है। इट इज यूज इन मेडिसिन, शहद को जब खांसी वगैरह होती है तब भी शहद लेना होता है, शुगर वगैरह बनाने में भी यूज होता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी है। कई लोग शहद को बटर उसके साथ भी लगाते हैं, ब्रेड ऊपर भी लगाते हैं, या कुछ शहद बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, ठीक है। पेस्चराइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पेस्चरेज क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, जितने अच्छे फूल होंगे उन्हीं से तो वो नेक्टर चूसेगी। तो यहाँ बोला पेस्चरेज इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स फॉर द बीज टू गेट नेक्टर एंड पोलन कनेक्शन। अगर वहां पे फूल ही नहीं हुए तो मधुमक्खी किससे शहद लेगी, किससे नेक्टर लेगी, नेक्टर अपने छत्ते में लाती है और फिर उसे शहद बनाती है। तो पेस्चरेज इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स है। हमारे पास फ्लावर्स ऑफ अदर प्लांट्स बी कलेक्ट्स नेक्टर एंड प्रोड्यूस हनी, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी। पेस्चरेज मैंने पहले ही बताया, फूल जितने अच्छे होंगे उतना ही हनी अच्छा बनेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन दिस। पोलन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, आलमंड हनी ऑफ कश्मीर इज वेरी टेस्टी। कुछ शहद बड़े टेस्टी होते हैं, दैट मीन्स वो अच्छे फ्लावर से बने हैं, मतलब वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स अच्छी है, मतलब वहां पे पेस्चरेज अच्छा है। अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिजायरेबल करेक्ट, बी के लिए क्या होनी चाहिए, काटती ना हो, लंबे समय तक अपने ही छत्ते में रहती हो, अच्छे से ब्रीड मतलब और मधुमक्खियां अच्छे से पैदा करती हो, और हनी बड़ा अच्छा देती हो। पेस्चरेज क्या होता है, अवेलेबिलिटी फूलों का होना। हाउ प्रोडक्शन में कैसे काम करते हैं, जितना अच्छा फूल होगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में और उतना ही ज्यादा टेस्टी हनी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना अच्छा फूल होगा, जितने अच्छे अच्छे फूल होंगे, जितने ज्यादा फूल होंगे उतना ही ज्यादा तो शहद बनेगा और उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसी के साथ हमने हमारी थ्योरी खत्म कर दी। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर। वन मेथड बताना भाई, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई, ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, बस नो क्वेश्चन नो मिनट, खत्म, ठीक है जी, अगले 5 मिनट में खत्म। कहता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक बताओ, ये मैंने बताया हुआ दोबारा नहीं बताऊंगी भी, ब्रीडिंग करनी है, अच्छा ब्रीडिंग मतलब अच्छा सीड, हाइब्रिडाइज्ड सीड यूज करेंगे जो जल्दी मैच्योर हो, कम पानी ले, बेटर क्वालिटी का सीड हो, और फर्टिलाइजर्स भी कम ले, इन्वायरमेंट की हर कंडीशन को अडॉप्ट कर ले। वो 5 बातें बताई थी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, एग्रोइकोनॉमिक क्वांटिटीज, हायर प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब बताया हुआ है भाई, 5 बताए थे। उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर्स को क्यों यूज करते हैं ये बताया हुआ है, पहले भी ये सेम क्वेश्चन कराया था, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को। फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन इनको बैलेंस अमाउंट में रखना चाहिए, ऑप्टिमम मतलब सही मात्रा में यूज करना चाहिए। अगर हमने ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी दिक्कत में आ जाएगी। वट आर द एडवांटेज, पहले ही बताया, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के फायदे क्या है बताया है, लिख के दे दिया है। इंटरक्रॉपिंग से हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाई हैं,
ठीक है, पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेबर और टाइम भी बच रहा है, और बोथ क्रॉप इजीली हार्वेस्ट और सेपरेटली हार्वेस्ट करी जा सकती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में उनको अलग अलग हार्वेस्ट करना मुश्किल था, इसलिए इंटर क्रॉपिंग बेटर है। क्रॉप रोटेशन के फायदे पहले ही बताए थे, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हमें लगाती रहनी है, न्यूट्रिएंट हम बने रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, कीड़े मकोड़े डिसीजेस वगैरह नहीं लगते हैं, इन्फेस्टेशन होता है लगना, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, वीट घास वगैरह नहीं उगता है, और जो केमिकल प्रिवेंट्स द चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, उसकी कंपोजिशन बदलती नहीं है। अब हमने पहले ही बताया हाउ टू स्टोरेज ग्रेन लूज अक्कर, मतलब अगर स्टोरेज के टाइम पे दानों की कमी हो गई है, ये सड़ गए हैं, कुछ हो गया, तो वो क्यों हुआ है, बायोटिक और एबायो, ये 3 बार ही कर चुके हैं भाई, ये 3 बार थ्योरी में भी करा, फिर एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन में भी करा, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी कर लिया कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ही जो स्टोरेज है ग्रेन्स की उनको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि डीप हमारे पास ग्रेन वगैरह है, फ्रूट है, अनफिट है कंपोजिशन के लिए, एबायोटिक में लाइट है, लाइट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, पानी वाले उसमें नहीं होना चाहिए, सुखा के होना चाहिए, प्रॉपर ड्रॉट्स वगैरह, फ्लड्स वगैरह इनको भी प्रिवेंट करने चाहिए। हाउ डू गुड एनिमल हैंडमेंट्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स, अगर बढ़िया कैटल है, बढ़िया बी कीपिंग हो रही है, बढ़िया पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, तो फार्मर्स को तो बेनिफिट होना ही है, तो आम सी बात है। तो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हमें पता है सबको फायदा देते हैं, गुड क्वालिटी के मिल्क, एग और मीट मिलेंगे सबको पता है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट से कर रहे हो, शेल्टर वगैरह डिसीज से उनको कर रहे हो, तो भी हमें इकोनॉमिक भी फायदा होगा। बट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग से पहले ही बता दिया, अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है भाई, उनको हम लेबर के लिए यूज कर सकते हैं बैल को, और अगर हमने क्रॉस कराया है 2 वैरायटीज को तो हम उसको डिसीज से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बस भाई लास्ट चल रहे हैं, लास्ट स्लाइड आज की, कहता है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशिंग एंड बी कीपिंग, कहते हैं इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन ये है भाई, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर से प्रिवेंट करना चाहिए, डिसीज से प्रिवेंट करना चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग करानी चाहिए ताकि वो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हमें दे। और तुम्हें कहा था एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरी फिश एंड एक्वाकल्चर। तो कैप्चर होता है नेचुरल, ये होता है शेल फिशिंग, और इसमें हमारे पास होते हैं प्रॉन्स वगैरह होते हैं, और ये जो हमारे पास है फिश है ये आर सीडेड एंड रियर्ड, ये हमारे पास होता है डू नॉट इन्वॉल्व एनी सीडलिंग, मतलब ये प्रॉपर नेचुरली होती है अपने आप ही, इनको भी सीडेड रियर्ड करा जाता है, मतलब इनको उगाया भी जाता है, इन फिशेस को ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, पैदा भी किया जाता है और पाला भी जाता है। ये हमारे पास इनलैंड मैराइन वगैरह में होती है, ओनली सी वाटर में होती है, ये फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों में होती हैं। इसमें इनको इजीली हम लोकेट कर सकते हैं, नेट में डालेंगे तो फंस जाएगी, इसको मैंने पहले ही बताया था, सैटेलाइट्स और इको वगैरह भेजते हैं एंड देन वो कैच होती हैं, इनको भी इजीली नेट्स वगैरह से कैच कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस आपको याद कर लेना है। इसी के साथ 9th क्लास हमने हमारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, जिसने अभी तक भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जाकर देख लो, क्योंकि इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।